ये कहानी एक ऐसे शेर की है जिसने अपनी जमीन पर सफेद फार्म यानी डच ताजरों को कदम जमाते देखा तो समझौता करने के बजाय उनसे टकरा लिया। ये कहानी समंदर, बारूद और भूख की जंग है। तारीख इन्हें सुल्तान आगोंग ऑफ माताराम के नाम से याद करती है, जिसका मतलब है अजीम सुल्तान। 17वीं सदी यानी 1600s का आगाज था। इंडोनेशिया के जजीरे जावा पर माताराम सल्तनत उभर रही थी। इसी दौरान यूरोप से एक नई आफत आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वलंदेजी लोग ताजर बनकर आए थे, लेकिन इन्होंने जकार्ता पर कब्जा करके इसे अपना किला बना लिया था और इसका नाम बटेविया रख दिया था। 1613 में माताराम का तख्त एक नौजवान को मिला। इसका नाम रादीन मास था, जो बाद में सुल्तान आगोंग बना। इसकी आंखों में एक ही ख्वाब था, पूरा जावा एक परचम तले हो और गैर मुल्कियों को यानी डच को समंदर बर्द कर दिया जाए। सुल्तान आगोंग में सबसे पहले अपनी सल्तनत को मजबूत किया। वो एक जबरदस्त जंगजू था। उसने मशरिक में सूराबाया जैसे मजबूत इलाकों को फतह किया। वो सिर्फ ताकत से नहीं, जहानत से लगता था। उसने सूराबाया को फतह करने के लिए उनके दरिया का पानी रोक दिया था, जिससे वो हथियार डालने पर मजबूर हो गए। 1625 तक सुल्तान आगोंग पूरे वस्ती और मशरिकी जावा का बिला शिरकते गैरे मालिक बन चुका था। अब उसकी नजर मगरिब में मौजूद कांटे पर थी, यानी डच लोगों पर। सुल्तान आगोंग डच लोगों को समुद्री डाकू समझता था। उसने फैसला किया कि वो इन्हें इंडोनेशिया से निकाल बाहर करेगा। अगस्त 1628 में उसने अपना पहला हमला किया। 10,000 से जायद जावानी सिपाही, तोपे और हाथी। उन्होंने बताविया यानी जकार्ता के किले को घेर लिया। ये जंग बहुत खौफनाक थी। जवानी सिपाही अपनी रिवायती खंजर यानी कैरिस और बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन डच लोगों के पास किले की ऊंची दीवारें और जदीद बहरी जहाज थे जो समंदर से गोलाबारी कर रहे थे। सुल्तान की फौज को रसद यानी खाने पीने की कमी का सामना करना पड़ा। महीनों की लड़ाई के बाद उन्हें नाकाम होकर वापस लौटना पड़ा। सुल्तान आगोंग हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, अगली बार मैं ऐसी तैयारी के साथ आऊंगा कि डचों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सुल्तान ने अपनी गलती से सीखा। इस बार उसने सबसे पहले भूख का इंतजाम किया। उसने जंग शुरू होने से महीनों पहले बताविया के रास्ते में खुफिया गोदाम बनवाए और वहां टनों चावल जमा करवा दिए ताकि फौज को खाने की कमी ना हो। 1629 में वो एक इससे भी बड़ी फौज लेकर दोबारा हमलावर हुआ, लेकिन डच गवर्नर जॉन पीटरसन क्वीन, जो सुल्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था, बहुत चालाक था। उसके जासूसों ने सुल्तान के खुफिया चावलों के गोदामों का पता लगा लिया। डचों ने हमला करके चावलों के तमाम जखीरों को आग लगा दी। जब सुल्तान की फौज बताविया पहुंची तो उनका खाना राख का ढेर बन चुका था। फौज में भूख फैल गई। गंदे पानी की वजह से हैजा यानी कॉलरा की वबा फूट पड़ी। सिपाही मक्खियों की तरह मरने लगे, लेकिन इस हालत में भी सुल्तान के सिपाहियों ने डचों का जीना हराम कर दिया। उन्होंने किले के पानी के जराए में मुर्दा जानवर डालकर पानी जहरीला कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि डच गवर्नर क्वीन, जो सुल्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था, इसी हैजे का शिकार होकर या बाज रिवायतों के मुताबिक जावानी जासूसों के हाथों जहर खाकर मर गया। सुल्तान आगोंग शहर तो फतह न कर सका, लेकिन उसने अपने दुश्मन के सरदार को मार गिराया। अपनी फौज को मजीद तबाही से बचाने के लिए उसने वापसी का हुक्म दिया। जंगों के बाद सुल्तान आगोंग ने अपनी तवज्जो सल्तनत की इस्लाह पर दी। वो सिर्फ एक जंगजू नहीं, बल्कि एक गहरा सूफी और आलिम भी था। उसने एक अनोखा काम किया। उस वक्त जावा में हिंदू कैलेंडर सका चलता था। सुल्तान ने इसे इस्लामी हिजरी कैलेंडर के साथ मिलाकर एक नया जावानी कैलेंडर बनाया, जो आज भी इस्तेमाल होता है। ये सकाफतों का हसीन मिलाप था। उसने पहाड़ की चोटी पर एक शाही कब्रिस्तान इमोगिरी बनवाया। ये जगह आज भी मुकद्दस मानी जाती है और वहां जाने के लिए रिवायती लिबास पहनना जरूरी है। उसने इस्लाम को जावा की कदीम रिवायतों यानी अदद के साथ जोड़कर एक ऐसा मुहशरा बनाया जहां मजहब और कल्चर दोनों साथ साथ चलते हैं। 1645 में सुल्तान आगोंग का इंतकाल हुआ। हालांकि वो डच लोगों को मुकम्मल तौर पर निकाल नहीं सका, लेकिन उसने इन्हें इतना डरा दिया था कि उसकी जिंदगी में डचों ने फिर कभी दोबारा माताराम सल्तनत पर हमला करने की जुर्रत नहीं की।